हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है जी ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 2010 में आया हुआ है, 2013 में, 16 में, 14 में, 17 में। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना इस पीडीएफ के अंदर, पीपीटी के अंदर, वो सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। और ये अगर आपने कर लिए तो समझो आपका चैप्टर वैसे ही क्लियर है। ठीक है। वैसे तो मैं बता दूं कि अगर आप ये एग्जाम से एक दो दिन पहले वीडियो देख रहे हो तो यही करके जाओ, बिना टेंशन के। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट अगर आपके पास टाइम है, एक डेढ़ महीना है, मैं इसी वजह से ये वीडियो एक महीने पहले डाल रहा हूं ताकि अगर आपके पास टाइम है तो मैंने चैप्टर भी एक्सप्लेन कर रखा है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और सेम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अपलोड करूंगा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है जिसकी एसएसटी हिंदी में है तो उनको आप भी सेंड कर सकते हो। ठीक है। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी थ्री वे बाय विच एमएनसी एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन। आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, एक दो तीन चार 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 क्वेश्चन मैंने साथ में डाले हुए हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ नहीं है, लैंग्वेज चेंज है, इन सबका आंसर सेम ही है। ठीक है। चाहे ये वाला क्वेश्चन देख लो, चाहे ये वाला क्वेश्चन देख लो, चाहे ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, एग्जाम में बच्चों को यही दिक्कत आती है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना तो बच्चे डर जाते हैं। मैं चाहता तो ये तीन क्वेश्चन ना लिखता और सीधा आगे लिख देता 2016 17 है ना, या 14 पहले ही लिख देता। बट मैंने जानबूझ के अलग अलग क्वेश्चन जिस जिस वे में पूछे गए थे वैसे के वैसे इसलिए लिखे ताकि आपको पता चल जाए कि किस वे में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये है कि एक एमएनसी दूसरी कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्शन वगैरह कैसे कंट्रोल कर सकती है। देखो तीन तरीके हैं। या तो एमएनसी क्या करे कि दूसरी जो कंट्री की कोई कंपनी है ना उसको खरीद ले। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि हमारी ये देखो, ये लिखा ना पहला, आप ये लिख सकते हो, पहला पॉइंट ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं लाइन वाइज समझा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज जाओगे क्या लिखना है सर क्या नहीं लिखना। देखो पहला तरीका ये है कि एमएनसी क्या करे कि जो लोकल कंपनी है, जैसे कि बाहर की कोई कंपनी है, वो अगर इंडिया के अंदर प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट करना चाहती है तो इंडिया की किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ले। अगर वो पार्टनरशिप करती है ना तो इससे क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है उसको इतने प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती जो बाहर की कंपनी होती है, क्योंकि इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन होता है, मार्केट होती है ना, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। अब उसको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर जो पहले से चल रही कंपनी है वो ये सारी की सारी चीजें देख लेगी, तो उसके साथ पार्टनरशिप कर लेती है वो जो बाहर की कंपनी है। ओके। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे हमारी जो इंडिया की कंपनी होती है उससे क्या फायदा होता है, ये अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया। पहली चीज तो यह है कि लोकल कंपनी को दो तरीके से फायदा होता है। पहला फायदा तो ये होता है लोकल कंपनी को कि उनको क्या मिल जाती है, इन्वेस्टमेंट मिल जाती है और न्यू मशीन वगैरह मिल जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि जो बाहर की कोई कंपनी आएगी वो अपने साथ ऐसे तो नहीं है कि पार्टनरशिप फ्री में कर लेगी, कुछ ना कुछ पैसे देगी ना लोकल कंपनी को, तो पहले ये फायदा हो जाता है। और दूसरा न्यू न्यू टाइप की मशीन देगी, न्यू टेक्नोलॉजी देगी, ये फायदा हो जाता है। और तीसरा जो दूसरा जो पॉइंट है कि वो अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेकर आती है, मशीन भी लेकर आती है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी। ठीक है। जो लोकल कंपनी जो है, जैसे कि आपको पता है बहुत सारी कंपनियों के पास है ना पेटेंट होते हैं कि ये वाली टेक्नोलॉजी वही यूज कर सकते हैं। तो वो अगर मान लो कोई बाहर की कंपनी है जिसने कोई प्रोडक्ट को या डिजाइन को पेटेंट करवा रखा है और वो इंडिया की किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ले तो वो इंडिया की कंपनी भी उस चीज को यूज कर सकती है ना। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। ठीक है। दूसरा तरीका है वो लोकल कंपनी को सीधा सीधा खरीद सकती है, जैसे कि कारगिल फूड्स करके है, उसने इंडिया की सीधा कंपनी को पारिक फूड्स को खरीद लिया था। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि पहले दिन से ही प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है और मत्थामारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। और इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है, पता है आपको। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि वॉलमार्ट ने बाय कर लिया सीधा का सीधा फ्लिपकार्ट को। और तीसरा पॉइंट है कि वो क्या कर सकती है, लोकल कंपनी को एज अ सप्लायर यूज कर सकती है। ठीक है। मैंने कुछ टाइम के लिए कंपनी के अंदर एज अ मतलब जूनियर अकाउंटेंट वर्क किया था, मेरे ऊपर सीधा सीए था। तो हम क्या करते थे, वो फुटवेयर की कंपनी थी, है ना। तो वो क्या करती थी, उसके पास ऑर्डर आता था रिलैक्सो से, ठीक है, हमारे एडिडास वगैरह से ऑर्डर आता था। वो कहते थे हमको कि हम आपको कुछ मटेरियल दे रहे हैं, आप उसका जूता बना के हमको वापस भेज दो। तो वो हमको एज अ सप्लायर यूज कर रहे थे, बना हम रहे थे, वो अपना टैग लगा के बेच रहे थे। उनका रॉ मटेरियल होता था, हम बनाते थे तो टैग लगा के बेचते थे। इससे क्या पता चला कि वो हमको एज अ सप्लायर यूज करते थे। तो यही बात लिखी हुई है कि वो क्या कर सकते हैं, लोकल कंपनी को एज अ सप्लायर यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि उनको यहाँ पर बड़े खुद के ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। पहले से ही, जैसे कि मान लो मेरी कोई फैक्ट्री है, मैं एडिडास से या किसी से भी, नाइकी से या किसी से भी कांटेक्ट कर लूं कि मैं आपके जूते बना दूंगा, तो नाइकी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सीधा क्या करेंगे, मेरे को ऑर्डर देंगे, पैसे देंगे, मटेरियल देंगे, मैं बना के उनको दे दूंगा। उनको खुद अपना कोई प्लांट वगैरह सेटअप करने की जरूरत नहीं है, उनको बने बनाए जूते मिल जाएंगे। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा।
4 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बट उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, 9700 से ज्यादा बच्चे इसमें ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी ज्वाइन हो जाना। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी मैं यहीं पर आपको बताऊंगा। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से 1-2 दिन पहले जो मेरे को लगता भैया ये तो करने ही करने हैं बच्चों को, वो मैं यहीं पर डाल दूंगा। और बीच बीच में से भी एमसीक्यू वगैरह पूछते रहता हूँ और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक भी यहीं पर डालता रहता हूँ। और वो छोटे छोटे अपडेट होते हैं ना जो इंपॉर्टेंट होते हैं बट इतने छोटे होते हैं कि मैं अलग से वीडियो नहीं बना सकता, तो यहीं पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी देखो नोट से रिलेटेड बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती है ना, तो मैं आपको बता दूं मैंने आपके लिए वेबसाइट बना दी है, ठीक है। अब वेबसाइट पे जाके सीधा नोट जो है वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ये नोट जो है वो एकदम फ्री है, बिल्कुल सही सुना, एकदम फ्री है, कोई साइन अप नहीं है, कोई लॉगिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नंबर वंबर नहीं डालना पड़ेगा, सीधा वेबसाइट पे जाओ, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, एमसीक्यू वगैरह भी मिल जाएंगे और शायद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी ये वाली पीपीटी भी वहां पर अपलोड कर दूं। ओके, ये फ्री है बट इसको फ्री मत समझना, ये मत समझना कि फ्री का माल है तो ऐसे ही होगा, फालतू होगा, इतनी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पैसे लेकर भी आपको नोट्स दे रहा है ना, या कोई एमसीक्यू वगैरह कुछ भी दे रहा है, तो उसके नोट्स लेकर ये वाले नोट्स से कंपेयर कर लेना, ये वाले नोट्स कुछ ज्यादा ही बेटर मिलेंगे आपको, ठीक है। देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर आप अपने नोट्स को बेस्ट बोलो, देखो बच्चे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी के भी नोट्स लो, आप पैसे देकर ले रहे हो, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि एक बार पहले चेक कर लेना, अगर आपके किसी दोस्त ने पैसे देकर नोट्स लिया तो उसके नोट्स उठा के और ये वाले नोट्स उठाकर वेरीफाई कर लेना कि किसके नोट्स जो है सही है और क्या पैसे देने से कोई फायदा है या नहीं है। ओके, मैं बस जो चाहता हूँ जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स बेस्ट लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर दूसरे के नोट्स भी बेस्ट लगते हैं तो मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका भला होना चाहिए बस, ठीक है। मैंने हर एक लाइन पढ़ के नोट्स बनाए हैं ताकि किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना हो। ओके, वैसे तो नोट्स एकदम फ्री है बट क्योंकि इसकी सर्वर की कॉस्ट होती है और अभी है ना ये मैनेज करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं इस पे नोट्स अपलोड कर रहा हूँ ना वैसे वैसे सर्वर की कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। ओके, तो देखो मेरा कोई इससे मोटिव नहीं था, मैंने बच्चों के लिए बनाया इसलिए था ताकि उनको फ्री में नोट्स मिल जाए, बट अब ये मेरे लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई सपोर्ट कर सकता है फाइनेंशियली तो मैंने यहाँ पर पेमेंट वगैरह का ऑप्शन दे रखा है, आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि इस पर टैग लगे, क्या पता आपके जाने के बाद जो आपके जूनियर हो उनको परचेज वगैरह करना पड़े, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। तो अगर आप खुद से कोई सपोर्ट वगैरह करना चाहे तो आप कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, एटलीस्ट मेरे को भी लगेगा कि हाँ बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, वैसे तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं मतलब मैं आपको बता दूं 99.9% मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि उसको कभी भी पेड ना होने दूं, कभी भी ना होने दूं। बट जब बिल्कुल ही मजबूरी बन जाएगी कि जो भी इनकम आ रही है मैं सारी इस पे लगा रहा हूँ, फिर थोड़ा समझना कि दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप सपोर्ट कर सकते हो तो करना, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर फाइनेंशियली आप सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, आप वेबसाइट पे जाओगे नोट्स डाउनलोड करने, ऐड मिलेगी 10-20 सेकंड, क्लिक करके उस पर 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा। और बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है भरत कुमार कोरवाल का, इसे सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। और बाकी ये मेन पॉइंट टेक का चैनल है, सब्सक्राइब करो ना करो, इस पे 29-30 वीडियो मैंने दे रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो हर एक स्टूडेंट के लिए कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी एज 14-15 साल है मैं अर्न नहीं कर सकता, बड़े होकर अर्न करूंगा, तो बच्चे ये बात भूल जाओ अब, ठीक है। आपकी एज के जो बच्चे हैं वो मेरे से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो ये बात तो भूल जाओ, पढ़ाई का अर्निंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी वीडियो दे रखी है जिससे आप अर्न करना सीख सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चों को होता है ना पेरेंट्स से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, तो ये चैनल उन्हीं के लिए। ओके, बाकी मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है, कभी कभार गेम खेलने का मन हो आपको आपका तो आ जाना, फ्री फायर की आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उसकी, और ये यूनिक वर्ल्ड है। चलो अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि हाउ वाज द ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, 14 में आया हुआ क्वेश्चन है, 16 में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना उससे क्या फायदे हैं इंडिया को, ये पूछ रखा है आपको, ठीक है। ये देखो, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर हैज बीन एडवांटेज टू द कंज्यूमर। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज है, ठीक है। जैसे इसमें पूछा कंज्यूमर को क्या फायदा हो रहा है तो यही लिख देना बस, कंज्यूमर वाला पॉइंट बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अगर जैसे कि मान लो यही वाला क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आता है तो कुछ नहीं करना, ये पॉइंट लिख देना, विद एग्जांपल लिख देना। जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, दे गेट डिफरेंट ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट, तो आप ये लिख देना कि एग्जांपल लिख देना, जैसे इंडिया के अंदर आज फोन में अलग अलग ब्रांड होते हैं जिससे कंज्यूमर को क्या करते हैं, अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, है ना। तो ऐसा पॉइंट आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, एग्जांपल दे देना कि एमआई वगैरह के, एप्पल के फोन, सैमसंग के फोन, ब्लैकबेरी, सारे के सारे फोन हमें मिल जाते हैं, तो कंज्यूमर के पास चॉइसेस होती है ना। तो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये पीपीटी में कब की सेंड कर चुका होता, टेलीग्राम पर डाल चुका होता। बट वीडियो बनाने का पर्पस ये है ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं। ओके,
तो यही है कि ग्लोबलाइजेशन से इंडिया को कैसे फायदा हो रहा है। तो पहला फायदा हम कंज्यूमर की बात करते हैं। पहले तो कंज्यूमर को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिल जाते हैं, चीप प्राइस पे मिल जाते हैं, चीप रेट पे चीजें मिल जाती है। एक टाइम पे फोन बहुत महंगा आता था, बड़ा सस्ते सस्ते आते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि सबको बेचना है अपना प्रोडक्ट, तो वो सस्ता करके बेचते हैं ताकि लोगों को जो है वो उनकी तरफ खींचे चले आए। चाइना ने यही अपनाया है ना? चाइनीज प्रोडक्ट बहुत सस्ते आते हैं और बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट भी मिलते हैं। पुराने टाइम की बात करें और अब की टाइम की बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी में सस्ते प्राइस में हमें चीजें मिल जाती है। प्रोड्यूसर को क्या फायदा है? पहली बात तो प्रोड्यूसर को ये फायदा है कि देखो, दूसरी कंट्री की कंपनियां जब इंडिया के अंदर आती है तो इंडिया की कंपनी भी तो बाहर जाती है। इंडिया की भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि टाटा हो गई, है ना, और उसके बाद महिंद्रा हो गई, दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट कर रही है, तो उनको भी एक तरह से एक्सपैंड हो रही है उनकी मार्केट, है ना? तो पहला फायदा तो ये हुआ हमारे प्रोड्यूसर को। दूसरा फायदा है कि उनको न्यू टेक्नोलॉजी मिलती है एमएनसी से। बाहर की कोई कंपनी आती है, इंडिया की कंपनी के साथ टाई अप करती है, पार्टनरशिप करती है, बाय करती है, तो एक न्यू टेक्नोलॉजी भी लेकर आती है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट भी लेकर आती है, पैसे भी लेकर आती है, टेक्नोलॉजी भी लेकर आती है, पैसे भी लेकर आती है। और वर्करों को क्या फायदा है? तो पहली बात तो ये है कि हमारे लोगों को ये फायदा है कि एक तो कंज्यूमर को भी फायदा और वर्करों को ये फायदा है कि अनएम्प्लॉयमेंट से छुट्टी मिलती है। आपको पता है इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार है। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट से थोड़ा छुटकारा मिलता है क्योंकि एमएनसी यहाँ पर आके प्लांट सेटअप करती है और यहाँ के लोगों को जॉब देती है। ओके। दूसरा फायदा है कि इट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी टू दी पीपल और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को। सेकंड पॉइंट आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि वर्करों के लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। और मैं आपको बता दूं, यूजुअली आप कंपेयर करोगे ना तो जो एमएनसी होती है, एमएनसी के अंदर अगर आपका कोई भैया वगैरह या दोस्त वगैरह या कोई भी वर्क करता है तो आप उनसे पूछना, नॉर्मल जो सैलरी मिलती है किसी इंडिया की कंपनी में उससे थोड़ी सी हाई मिलती है आपको एमएनसी में। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद एग्जांपल आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पीडीएफ के अंदर, पीपीटी के अंदर। कि इंडिया के अंदर आपको पता है, देखो हमें पता है कि यार बाहर की कोई कंपनी अगर इंडिया के अंदर आती है ना तो फायदा होता है। अभी अभी हमने देखा ना, बाहर की जो कंपनी इंडिया के अंदर लगती है तो बहुत फायदा होता है इंडिया को। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कैसे बाहर की कंपनी को अट्रैक्ट करती है और बोलती है कि आप इंडिया के अंदर अपना प्लांट लगाओ। क्या क्या कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट? तो मैं आपको बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है, देखो बाहर की कोई एमएनसी आती है ना तो बाहर तो फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, 24 घंटे पानी होता है, बिजली होती है, सारी की सारी फैसिलिटी होती है। तो इंडियन गवर्नमेंट से भी ये एक्सपेक्ट करती है कि उनको ऐसा एरिया दे, एमएनसी को ऐसा एरिया दे जहां पर वो अपना प्लांट सेटअप करे और जहां पर 24/7 हर टाइप की फैसिलिटी उपलब्ध हो, है ना? तो इंडियन गवर्नमेंट ने यही किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं जहां पर 24/7 जो भी इलेक्ट्रिसिटी हो, बिजली हो, पानी हो, वो अवेलेबल हो। और साथ में मैं आपको बता दूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है ना, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी भी, वाटर वगैरह की फैसिलिटी, स्टोरेज, ये सारी की सारी उपलब्ध होती है उस एरिया में। और 5 साल के लिए टैक्स भी फ्री होता है। ऑल दो ये वाला पॉइंट इसमें लिखा नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अलाउ फ्लेक्सिबल इन दी लेबर लोड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या? देखो एमएनसी है, एमएनसी है, प्रॉफिट कमाना है उसको, है ना? एमएनसी का मेन मोटिव तो यही होता है, इंडिया के अंदर बाहर की कोई कंपनी आ रही है तो प्रॉफिट कमाने ही तो आ रही है ना। तो मान लो इंडिया की गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, आप अगर आ रहे हो ना तो आपको हमारे हर वर्कर को जो भी आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है 30,000 रुपए मिनिमम देने ही देने हैं। क्या बाहर की कंपनियां आएगी? नहीं आएगी। वो बोले क्या 30,000 रुपए देने हैं वर्करों को, ऐसे तो नहीं। ठीक है, उसके काम के आधार पे देंगे ना, उसके काम के बेस पे हम देंगे। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट यही बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा ऊपर नीचे करके सैलरी देना चाहो तो दे दो। क्योंकि मेन मोटिव तो ये है इंडियन गवर्नमेंट का कि बाहर से एमएनसी आए, एक बार स्टैब्लिश हो जाए फिर हम देख लेंगे, थोड़ा सही सही सैलरी वगैरह मिलेगी। और वैसे भी एमएनसी थोड़ी ज्यादा देती है, बट अगर गवर्नमेंट रूल बना दे कि यार इतनी सैलरी तो देनी पड़ेगी आपको हमारे वर्कर को, तो फिर एमएनसी को भी लगता है यार ये तो रिस्ट्रिक्शन कुछ ज्यादा ही कर दी हमारे लिए, हम तो बिल्कुल ही इन्हीं की सुनते रहेंगे, है ना? तो एमएनसी ऐसी कंट्री में जाना पसंद नहीं करती जहां पर बिल्कुल लेबर लॉ हो, जो लेबर लॉ हो या गवर्नमेंट की पॉलिसी हो वर्कर को लेकर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो कि जी इतने ही देने पड़ते हैं। ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट कमाने आ रहे हैं तो अगर सैलरी कम मिलेगी वर्करों को तभी तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो गवर्नमेंट को भी ये बात पता है, तो इसलिए वो क्या करती है कि लेबर लॉ को फ्लेक्सिबल बना देती है कि हाँ ठीक है, अगर आप 10 घंटे की जगह थोड़ा 9 घंटे 11 घंटे काम करवा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस सैलरी अच्छे से दे देना। तो ये सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कंडीशन बतानी है कि विच शुड बी टेकन केयर ऑफ द एमएनसी कंपनी टू सेट अप देयर प्रोडक्शन। वही वाला क्वेश्चन आ गया। अच्छा ओके, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2011 में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि एक जो एमएनसी होती है ना, वो जब भी किसी दूसरे कंट्री में अपना प्लांट लगाती है, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, तो
तो क्या क्या चीजें वो ध्यान में रखती है कि जैसे कि मान लो अमेरिका की कोई कंपनी है, इंडिया के अंदर अपना प्लांट लगाना चाहती है, तो वो क्या क्या चीजें देखेगी। पहली बात तो देखेगी जी लेबर, ठीक है, कि लेबर सस्ते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, इंडिया और चाइना यही दो ऐसी कंट्री है जहां पर आपको ज्यादातर एमएनसी के बड़े बड़े प्लांट देखने के लिए मिलेंगे। मेन रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लेबर सस्ती है। तो पहली चीज तो ये देखती है एमएनसी कि यार लेबर सस्ती मिले हमें, है ना, लेबर सस्ती मिलेगी तभी तो हम अपना प्रॉफिट वगैरह अच्छा जनरेट कर पाएंगे। दूसरी चीज है मार्केट। इंडिया में और चाइना में क्यों लगता है बड़ी बड़ी कंपनियों का प्लांट, क्योंकि उनको पता है कि यार इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीजें जो हम बना रहे हैं वो खरीदेंगे। जैसे बाहर की कोई फोन की कंपनी है अमेरिका की, वो इंडिया के अंदर अपना प्लांट लगाती है ना। तो इंडिया के अंदर क्यों लगाती है, पहली बात तो यहाँ लेबर वगैरह सस्ते है। दूसरा रीजन यहाँ है कि यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और उनके फोन बिकने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो हर कंट्री होती है ना, जब भी किसी भी कंट्री के अंदर प्लांट लगाती है तो वो ये देखती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है या नहीं है। क्या गवर्नमेंट बार बार बिजनेस में इंटरफेयर तो नहीं करती, एमएनसी पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाती, तो ये भी एमएनसी देखता है। ओके। और मैं आपको बता दूं, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एमएनसी को बहुत एक तरह से एक क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत ज्यादा लिबरल बना दी है एमएनसी के लिए। अब एमएनसी को इतनी टेंशन नहीं आती इंडिया में, इसलिए देखो भर भर के प्लांट लगा रही है एमएनसी। ओके, चलो ये देखो, ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही बार आया है, 2015 में भी आया, 2016 में भी आया है, ठीक है, 2014 में भी आया, 17 में भी आया, 10 में भी आया, 6 6 7 7 5 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, सिंपल है कि टेक्नोलॉजी हैज सिमुलेटेड हमारा द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन पता है ना, इंटीग्रेशन बिटवीन टू कंट्रीज, है ना, तो रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन टू कंट्रीज। तो टेक्नोलॉजी के अच्छा होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, सिंपल सा पहले तो मैं एग्जांपल बता देता हूं फिर ये समझाऊंगा। देखो टेक्नोलॉजी का मतलब, देखो पहले क्या होता था, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है वो इतना ज्यादा ट्रेड नहीं होता था। रीजन क्या है, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं था। बट अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ, तो ज्यादा ट्रेड होने लगा और ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे होने लगा। अगर हम बात करें 200 साल पहले क्या इतना ट्रेड होता था जितना आज होता था, आंसर इज नो। आज तो भैया सारे बैरियर टूट चुके हैं, और आज से 100 साल बाद देखोगे तो और ज्यादा ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है वैसे वैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ रहा है, ट्रेड भी बढ़ रहा है, दो कंट्रों के बीच में इंटीग्रेशन भी बढ़ रहा है। ओके, तो अब देखो सारे क्वेश्चन मैं रीड करूंगा, बात वही है, क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है ना। तो सीधा आ जाते हैं हम आंसर पे कि टेक्नोलॉजी, रैपिड इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। टेक्नोलॉजी की वजह से, तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस भी इंक्रीज हुई है। दिस हैज मेड पॉसिबल द फास्टर डिलीवरी ऑफ द गुड अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस एट द लोअर कॉस्ट। और इसी की वजह से, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से ही कोई भी प्रोडक्ट बहुत दूर डिस्टेंस पे बहुत कम प्राइसेस पे पहुंच जाता है और जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। द डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एक्सेसिबल। अच्छा, ये भी फायदा हुआ है टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से, क्या हुआ, कम्युनिकेशन भी इजी हुआ है ना। कम्युनिकेशन देखो, आज हमें पता है कि हमारी कंट्री के अंदर कौन सा प्रोडक्ट आ सकता है, कैसे, क्योंकि हमें, जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, चाइना की कोई कंपनी है, हमें पता रहता है कि उनका नेक्स्ट प्रोडक्ट इंडिया में कैसे लॉन्च, कब कौन सा लॉन्च होने वाला है, कैसे पता हमें, क्योंकि उनका पहले से लॉन्च चाइना में हो जाता है। अब चाइना से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सोशल मीडिया वगैरह, टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है, तो ये एक रीजन है, ठीक है। तो मतलब कम्युनिकेशन में और टेक्नोलॉजी वगैरह में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक एक्सेसिबल, देखो आज हम अमेरिका से कोई चीज मंगवाना चाहे तो मंगवा सकते हैं, क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना अच्छा है ना। नॉर्मल लोग भी मंगवा सकते हैं हम कोई भी चीज़, आप चाहो तो अमेरिका से, बिल्कुल मैं बैठे बैठे मंगवा सकता हूँ अमेरिका से, बहुत बार आई भी है चीज़ें अमेरिका वगैरह से। तो इससे क्या पता चलता है, इससे कि टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबलाइजेशन को बहुत फायदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये वैसे तो 2 बार आया हुआ है, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। देखो हमने जब ये चैप्टर समझा था ना, मैंने बोला है कि अगर आपके पास 1 1.5 महीना है अभी टाइम है तो प्लीज ग्लोबलाइजेशन की वीडियो देख लेना। हमने ग्लोबलाइजेशन जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, ठीक है। प्रोड्यूसर को फायदा होता है कि उसको दूसरी दूसरी कंट्री की मार्केट मिलती है, बट एक घाटा भी होता है कि बहुत सारे जो लोकल प्रोड्यूसर है ना उनको नुकसान भी होता है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन बोलता है, फेयर ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है वो हम देखेंगे, बट फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ऐसा ग्लोबलाइजेशन करना जिससे सबको फायदा हो, सबको फायदा हो। इसी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ऐसा ना हो कि ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ बाहर की कंपनियों को फायदा हो रहा है या जो लोकल कंपनी है उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होना चाहिए, फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि सबको फायदा होना चाहिए, ऐसा ना। चलो, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड ऑल्सो एंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर।
द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल, सम ऑफ दीज स्टेप दैट द गवर्नमेंट टेक केयर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कंट्री के अंदर फेयर ग्लोबलाइजेशन लाना हो तो सबसे मेन रोल निभाता है हमारा गवर्नमेंट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि मान लो बाहर से है ना कोई, मैं समझाता हूँ आपको, मान लो इंडिया का कोई टॉय मेकर है, एग्जाम्पल लेते हैं, 50 रुपए का टॉय बनाता है वो, ठीक है। चाइना से भी टॉय आता है, ठीक है, चाइना से भी कोई टॉय आता है, बट वो चाइना से जो टॉय आता है वो आता है 25 रुपए का, 25 रुपए का टॉय आता है। अब देखो, अब इंडिया के अंदर अगर वो टॉय वगैरह आएगा तो हमारे बच्चे तो भागेंगे। अब पेरेंट्स क्या देखेंगे, अरे चाइना से 25 का आ रहा है, इंडिया में 50 का बन रहा है, तो हम तो 25 की तरफ जाएंगे, है ना। देशभक्ति है हमारे में, नेशनलिज्म फूट फूट के भरा हुआ है, बट कहीं ना कहीं पॉकेट भी देखनी पड़ती है ना। तो ज्यादातर लोग जो है वो 25 की तरफ जाएंगे, क्योंकि इतनी आपको पता है ना, इतनी कैपेसिटी नहीं होती, अर्निंग नहीं है उनकी इतनी, तो कम प्राइजेस की तरफ वो जाएंगे, है ना। अब वो जब कम प्राइजेस की तरफ जाएंगे तो फिर हमारे लोकल प्रोड्यूसर को बहुत नुकसान होगा, है ना। हमारी जब हम विदेशी चीजें खरीदेंगे, चाइना की चीजें खरीदेंगे, तो इंडिया का तो नुकसान होगा ना, इंडिया के लोगों का नुकसान होगा, प्रोड्यूसर का नुकसान होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है देखो, फेयर ग्लोबलाइजेशन रखते हैं, इस पे लगा दिया गवर्नमेंट ने 100% टैक्स, कि जी अब ये भी 50 रुपए का। अब आएगा ना मजा, अब 50 रुपए का ये भी है, 50 रुपए का ये है, अब देखते हैं कि कौन खरीदेगा। अब अगर चाइना के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो चाइना का प्रोडक्ट खरीदेंगे लोग, और अगर इंडिया के, अगर किसी में मतलब लगेगा कि यार 50 रुपए देना है, इंडिया की कोई कंपनी से खरीदे, तो 50 रुपए से इंडिया की कंपनी से खरीदेगा। तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चला कि फेयर ग्लोबलाइजेशन हो गया, और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई गवर्नमेंट ने। अगर गवर्नमेंट टैक्स ना लगाती तो ऐसा कुछ होता ही ना, हमारे इंडियन प्रोड्यूसर का बहुत नुकसान होता, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता ही आया। इंडिया में अब बिल्कुल टॉय मैन्युफैक्चर तो खत्म ही है एक तरह से। ओके, चलो, अब गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। तो पहले तो यही है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इंश्योर लेबर लॉ प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड एंड द वर्कर गेट देयर राइट्स। अच्छा, मैंने जैसे बताया, देखो गवर्नमेंट अगर एमएनसी आ रही है तो गवर्नमेंट ये भी देख सकती है फेयर ग्लोबलाइजेशन रखने के लिए कि ग्लोबलाइजेशन से वर्करों को भी फायदा होना चाहिए, है ना। देखो, सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की बात नहीं होती, सबको फायदा होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन से, तो वर्करों को भी फायदा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट देखती है कि लेबर लॉ ढंग से इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। ऑल्दो मतलब बिल्कुल ही गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करवाती लेबर लॉ, बट गवर्नमेंट ये कहती है कि चलो 10 घंटे बोला 11 घंटे करवा लो, ऐसे नहीं कि 24-24 घंटे करवाओ। तो इस चीज का नजर रखती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें अहम भूमिका निभाती है। दूसरा है, इट कैन सपोर्ट दी स्मॉल प्रोड्यूसर टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। और जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो स्मॉल प्रोड्यूसर को भी सपोर्ट कर सकती है, सब्सिडी वगैरह दे सकती है, और सारी चीजें दे सकती है, जिससे एक तरह से फेयर ग्लोबलाइजेशन बने, ठीक है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट को अगर नेसेसरी लगता है तो वो क्या कर सकती है, ट्रेड बैरियर भी लगा सकती है। ट्रेड बैरियर ही था, ट्रेड बैरियर का मतलब होता है किसी भी टाइप का रिस्ट्रिक्शन, या किसी भी ट्रेड बैरियर, कस्टम ड्यूटीज, है ना, ये सारी की सारी क्या होती है, ये आपकी ट्रेड बैरियर, इन्वेस्टमेंट बैरियर इसको कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट जो है वो डब्ल्यूटीओ को भी बोल सकती है। डब्ल्यूटीओ क्या था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कब बना था, 1995 में बना था। इससे पहले एक और था जिसका नाम था गैट, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, बट ये भेदभाव करता था, इसकी वजह से खत्म हो गया। उसके बाद 1995 में डब्ल्यूटीओ बना, ठीक है, 1 जन को, ठीक है। डब्ल्यूटीओ जब बना तो डब्ल्यूटीओ के बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो यही बात लिखी हुई है कि जो गवर्नमेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की, वो डब्ल्यूटीओ को भी बोल सकती है कि आप फेयर रहो, सिर्फ बड़ी बड़ी कंट्रियों का ही फायदा मत करो, सारी कंट्रियों के अंदर ग्लोबलाइजेशन को फेयर रखो। और लास्ट पॉइंट है कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो एक साथ आके डब्ल्यूटीओ को बोल सकती है कि आप फेयर ग्लोबलाइजेशन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया हुआ है, बट इस बार चांसेस बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएनसी का क्या रोल होता है, ठीक है। तो वही पूरी की पूरी वही बात लिखी हुई है कि एमएनसी से क्या होता है कि दूसरी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, और अलग अलग कंट्रियों का इंटीग्रेशन होता है। एक प्रोडक्ट कोई एक जगह पर बन रहा है, दूसरी जगह पर उसको असेंबल किया जा रहा है, तीसरी जगह पर उसको बेचा जा रहा है। तो एमएनसी जो है वो ग्लोबलाइजेशन में बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि एमएनसी से ही देखो आज हमारे रिलेशन जो है अमेरिका के साथ अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि एमएनसी बहुत ज्यादा है, हमारा रिलेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया की कंपनी अमेरिका, अमेरिका की कंट्री इंडिया, कंपनी इंडिया में है। चाइना से भी बिजनेस में, तो एटलीस्ट बिजनेस में तो रिलेशन बहुत अच्छे हैं हमारे, 100 बिलियन का ट्रेड होता है हमारा चाइना के साथ, ठीक है। ऑल दो वो उनका थोड़ा सा ये लैंड का डिस्प्यूट रहता है, वो पता नहीं क्यों कब्जा करना चाहते हैं लैंड पे हमारे, बट एटलीस्ट रिलेशन जो देखे बिजनेस में तो वो ठीक है, ठीक है। चलो, बाकी अगर वो थोड़ा लैंड का छोड़े ये दिक्कतें तो फिर वैसे तो कंट्री ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेवलप कर रही है। देखो कैसा भी है, बट हमें मानना चाहिए कि चाइना डेवलप कर रही है। बट अगर वो ये चीज़ें छोड़ देना अपनी, ये फालतू की कि लैंड लेना है दूसरी कंट्री से, ये चीज़ें करनी है, तो बहुत अच्छा डेवलप कर सकती है और ज़्यादा। ओके, चलो,
तो ये एक बार रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो सिंपल ये बात लिखी हुई कि एमएनसी दूसरी कंट्री पूरे ग्लोब में फैलती है, अलग अलग कंपनी अपने लेकर जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर जाती है, सर्विसेज इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी लेकर जाती है, और एमएनसी की वजह से ये एक कंट्री की जो टेक्नोलॉजी होती है दूसरी कंट्री में जाती है, इन्वेस्टमेंट जाती है, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और लोगों को भी कम से कम प्राइसेस पे चीज़ें मुहैया हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद एग्जांपल बताने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि पॉजिटिव तो हमने पहले ही देख लिए थे, प्रोड्यूसर को क्या फायदा होता है, वर्कर को, बायर को क्या फायदा होता है, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। पॉजिटिव हमने पहले देखा था, अभी अभी देखा था ना 2-3 स्लाइड पहले। अब सीधा नेगेटिव की बात कर लेते हैं। मैं दिखा दूं क्या? मैं दिखा देता हूँ यार, आप बोलोगे फिर। ये हमारे पॉजिटिव फायदे, ठीक है। अब हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव क्या है? सबसे पहले तो वही है, मैंने आपको बताया कि लोकल प्रोड्यूसर को बहुत नुकसान होता है, और इसकी वजह से कभी कभार उसको कंपनियां भी बंद करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरा है कि मोस्ट एमएनसी प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द रिच पीपल। जो ज्यादातर एमएनसी है वो रिच लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि एप्पल हो गया, इतने महंगे प्रोडक्ट बेचती है वो, ठीक है। बीम भी ऐसे बनता है कि किडनी बेचकर फोन खरीदना पड़ेगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि वो रिच लोगों के लिए बनाती है, जिससे गरीब लोगों के लिए इतना अवेलेबिलिटी नहीं होती। ऑल तो ये पूरा परफेक्टली पॉइंट जो है उसको हम नहीं कह सकते सही है, बट ज्यादातर देखा जाए तो, क्योंकि चाइना सस्ते भी बनाती है, बट ज्यादातर जो एमएनसी होती है वो बहुत ही रिच, मतलब रिच लोगों के लिए बनाती है, तो इससे गरीब लोगों को ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता ग्लोबलाइजेशन का। और तीसरा सबसे ज्यादा एक ड्रॉबैक है हमारे ग्लोबलाइजेशन का, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होते हैं, एमएनसी डू नॉट हायर दी वर्कर ऑन दी परमानेंट बेसिस। मैं आपको बता दूं, एमएनसी परमानेंट बेसिस पे नहीं होती। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब होती है वो परमानेंट होती है ना, बट एमएनसी जब आती है तो वो परमानेंट किसी को भी नहीं रखती। वो एक बार बोलती है कि भैया, अभी अभी आपने शायद न्यूज़ ना सुनी हो, यूएसए में क्या हुआ, एक कंपनी के मालिक ने, ओनर ने, सीईओ ने क्या किया, एक जूम मीटिंग करवाई 900 लोगों को, और बोल दिया कि आप सबके सब फायर्ड हो, मतलब सारे के सारों को निकाल दिया। तो ये ड्रॉबैक है ना, एमएनसी थी वो। तो बेसिकली यही मैं आपको बता रहा हूँ कि परमानेंट बेसिस पे नहीं रखा जाता, ठीक है। और वो फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ मांगते हैं, जो कि कभी कभार वर्करों के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या है। लिबरलाइजेशन मैं आपको बता दूं, पहले तो लिबरलाइजेशन का मतलब सुन लेते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन को हटाना। अब कौन सी रिस्ट्रिक्शन को हटाना? ट्रेड बैरियर को हटाना। बेसिकली गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर लगाती है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर की किसी कंट्री से कोई प्रोडक्ट ना आए, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं, ये नहीं बोलती कि मत भेजो, या ये भी नहीं बोलती अपने लोगों को कि मत खरीदो। गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर 100-200% टैक्स लगा देती है। अगर मान लो कोई चीज 1000 रुपए की आ रही है, उस पर 100% टैक्स लगा दिया, तो 2000 रुपए की हो गई। कौन खरीदेगा उसको, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा दिमाग दिखाती है। गवर्नमेंट बोलती है हमने तो कुछ नहीं बोला, हम तो सिर्फ टैक्स बढ़ा रहे हैं, वो तो हम बढ़ा सकते हैं। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन होती है। अब पहले मैं आपको बता दूं, 1991 में भी है ना, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। क्यों लगा रखे थे? क्योंकि हमको लगता था कि यार अंग्रेज भी एक टाइम पे ट्रेड करने के लिए आए थे, फिर उन्होंने कंट्री को हथिया लिया, है ना, कब्जा कर लिया। वैसे ही दोबारा हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमें डर था कि यार हम अभी अभी आजाद हुए हैं, तो इसलिए हमारी 1947 से ये पॉलिसी थी कि हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कम ही करेंगे। ओके, बिल्कुल ही कम ही करेंगे, जितना हो सके उतना कम करेंगे। करते थे बट इतना भी नहीं। आपको एमएनसी, आप अपने दादा दादी से पूछोगे ना कि आपने कौन कौन सी एमएनसी देखी है, बाहर की कौन सी कंपनी देखी है, तो 2-3 नाम बोलेंगे वो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलेंगे। बट आज के टाइम में देखा जाए तो लाखों कंपनी है इंडिया के अंदर एमएनसी, है ना। तो अब क्या है कि बैरियर हटा चुकी है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब वही होता है कि दी गवर्नमेंट कैन यूज इट। ये ट्रेड बैरियर के बारे में पहले से डेफिनेशन लिखी हुई है कि ट्रेड बैरियर क्या होता है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि किसी कोई प्रोडक्ट वगैरह आए या ना आए, तो उस पर ट्रेड बैरियर लगा देती है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई प्रोडक्ट ज्यादा आए, तो उस पर टैक्स घटा देगी। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई प्रोडक्ट ना आए, तो उस पर टैक्स बढ़ा देगी। ओके, अब ये सुन लो लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, रिमूविंग बैरियर और द रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन, ठीक है जी। व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोज लेस रिस्ट्रिक्शन देन बिफोर, इट सेड टू बी मोर लिबरल, है ना। तो यानी इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दे, ठीक है, ट्रेड के अंदर, तो इसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। और गवर्नमेंट ने अगर पहले से कोई पॉलिसी, मतलब पहले से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हटा दी है, मतलब रिस्ट्रिक्शन मैक्सिमम हटा दिया, तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट ज्यादा लिबरल हो गई है। 1991 में हमने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसका नाम था एलपीजी, याद रखना। और अगर किसी ने एलपीजी की फुल फॉर्म लिखी गैस वाली, तो दिक्कत हो जाएगी। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी वो वाला मत लिखना, घर का गैस सिलेंडर, ठीक है जी। ओके, 4 इफेक्ट क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पे। तो पहली बात तो है कि इंडिया जो है उसके अंदर एमएनसी लगना स्टार्ट हो गई थी। ज्यादातर एमएनसी आप देखोगे ना, सारी की सारी 1991 के बाद ही आई थी, ठीक है।
नेक्स्ट है कैसे इंडिया की कंपनी को भी दूसरी कंट्री के अंदर अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए सुविधा वगैरह मिली, है ना, हम बेच पाए। क्योंकि जब हम पता है क्या करते थे, दूसरी कंट्री की कंपनी बोलती थी, दूसरी कंट्रियां बोलती थी जब आप अपनी कंट्री में हमको प्लांट लगाने नहीं दे रहे, दूसरी अब हमारी कंट्री की कंपनियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हम आपकी कंपनी को क्यों एक्सेप्ट करें। तो इसलिए फिर जब हमने एक्सेप्ट करा तो उन्होंने भी एक्सेप्ट करा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन प्रोड्यूसर गॉट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द न्यूअर टेक्नोलॉजी फ्रॉम द एमएनसी। ये फायदा तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बाहर की कंपनी आई, पैसे लेकर आई, टेक्नोलॉजी लेकर आई। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन बायर को भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी और चीपर रेट में प्रोडक्ट मिलने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है ये जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि हाउ हैज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज बीन इंटीग्रेटेड मार्केट डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा, ये जो फॉरेन ट्रेड होता है ये कैसे दो कंट्रियों को आपस में जोड़ता है, विद एग्जांपल आपको बताना है। 18, 12, 15, 17 में आएगा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सीधा सीधा आपको लिख देना है, ये मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या मैं बोलूँ परचेज ऑफ सेल अक्रॉस दी, परचेज ऑफ सेल ऑफ दी एनी गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस दी जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। जब हम एक कंट्री से एक मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करती है, मतलब ट्रेड करती है जब एक कंट्री की बाउंड्री से बाहर, तो उसी को हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल दे रखा है कि चाइना जो है वो एक कंट्री से कुछ इंपोर्ट करवाता है तो दूसरी कंट्री में कुछ एक्सपोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट मतलब भेजना होता है, इंपोर्ट मतलब लेना होता है, ठीक है। हम भी चाइना के अंदर मसाले वगैरह भेजते हैं, अपने कपड़े वगैरह भेजते हैं, बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं। चाइना हमारे पास फ़ोन वगैरह भेजता है, डंपिंग करता है, ठीक है, भेजता क्या हो तो डंप भी कर देता है ना। वो अलग छोड़ दो, कहीं आप मेरे से भी डंपिंग का मतलब पूछने लग जाओ, डंपिंग वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे छोड़ दो आप। बस इतना याद रखो कि चाइना भी हमारे पे कुछ एक्सपोर्ट करता है और हम भी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी कुछ इंपोर्ट करता है, हम भी कुछ इंपोर्ट करते हैं उनसे, ठीक है। और इसमें देखो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो कि चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आते हैं, तो वो एक तरह से फॉरेन ट्रेड हुआ, सॉरी हाँ फॉरेन ट्रेड हुआ। और नेक्स्ट है जैसे कि यूएस का भी एग्जाम्पल दे रखा है। यूएस भी क्या करती है कि दूसरी बहुत सारी कंट्रियों को आपस में लिंक करती है। जैसे कि यूएस की कोई कंपनी है, ओके, वो सारे के सारे अपने रॉ मटेरियल उठाती है ब्राजील से, लेट्स अज्यूम ब्राजील से उठाती है, और उस प्रोडक्ट को असेंबल करती है चाइना में क्योंकि चीप प्रोडक्ट है। और अगर उसको उस कंपनी से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो उसका सर्विस सेंटर, उसका कॉल सेंटर जो होता है इंडिया में होता है। तो ये सारी इंटीग्रेट हो गई ना, है ना, इंटीग्रेट हो गई। यस और नो। चलो, तो यही था इसका आंसर, पूरा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक नंबर भी नहीं कटेगा। बस थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन वगैरह करना सीखो आप, कुछ कुछ वर्ड को अंडरलाइन। मैंने ना एक वीडियो बना रखी है कि आपको आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, नीचे लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन वगैरह में मिल जाएगा, वो जरूर देख लेना, हाउ टू फ्रेम आंसर इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है। चलो, ये मेरे ख्याल लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद दो तीन क्वेश्चन और है कि हाउ डिड एमएनसी मैनेज टू कॉस्ट प्रोडक्शन। कि एमएनसी जो है वो, वही मैंने बात की थी ना कि एमएनसी जो है वो दूसरी कंट्री के अंदर अपना पैसा कैसे बचा सकती है। जैसे उसको दूसरी कंट्री के अंदर प्लांट लगाना है तो अपने पैसे कैसे बचा सकती है। तो गवर्नमेंट तीन चार चीज़ें देख, जो एमएनसी है तीन चार चीज़ें देखती है। पहली तो दूसरी कंट्री के अंदर जो लेबर हो वो सस्ते हो। दूसरा ये देखती है कि ऐसी जगह पर अपना प्लांट लगाए जहां पर उनको कम ट्रांसपोर्टेशन के पैसे देने पड़े, है ना। जब गवर्नमेंट को, जब एमएनसी को पता है कि यार हमारा प्रोडक्ट दिल्ली में बिक रहा है ना, तो वो कन्याकुमारी में प्लांट थोड़ा ना लगाएगी, वो तो अपने दिल्ली के आसपास लगाएगी कि प्रोडक्ट बिक जाए। या अगर मान लो उसे पता है कि जी कन्याकुमारी के लोग खरीदेंगे ये प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट है, यहाँ कोस्टल एरिया में ये वाला प्रोडक्ट बिकने के ज्यादा चांस है, तो दिल्ली में क्यों लगाएगी, अपने कन्याकुमारी में लगाएगी, है ना। चलो, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, दे सेट अप देयर बिजनेस इन द कंट्रीज वेयर द गवर्नमेंट पॉलिसी आर फेवरेबल फॉर देम। और एमएनसी ये भी देखती है कि जो है, जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी सही है नहीं है, कई एमएनसी गवर्नमेंट जो है वो हमारे पे रिस्ट्रिक्शन ना लगा दे, ये देखती है गवर्नमेंट एमएनसी। जैसे कि मान लो इंडिया के अंदर बोल दे, इंडियन गवर्नमेंट एमएनसी को बोल दे कि आपको 10%, 20% टैक्स देना पड़ेगा, क्या एमएनसी इंडिया के अंदर आएगी? आंसर इज नो। एमएनसी कहेगी यार इतना टैक्स छोड़ना दे देंगे हम, 2-3% तो बात अलग है। तो एमएनसी ये भी देख सकती है कि पैसे बचाने के लिए, क्योंकि इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो पैसे बचाने के लिए गवर्नमेंट ये भी, एमएनसी ये भी देखती है कि कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट उनको कम से कम रिस्ट्रिक्शन के साथ एक्सेप्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल, हाँ बस दो क्वेश्चन बचे हुए हैं कि हाउ आर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म, हमारी मार्केट जो हुई है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये, जस्ट अ सेकेंड। एक तरह से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है ना हमारी इकोनॉमी ने कैसे चेंज किया है। अब देखो मैं आपको सिंपल से इसका आंसर बता देता हूँ। ये बात क्या लिखी हुई है मैं आपको बता, वैसे तो वैल्यू बेस है, सीधा सिंपल टेप के आ जाना इसमें, बट कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हो आप इसमें, वो बता रहा हूँ मैं आपको
कि हाँ ये बात सही है कि हमारी जो आप कह सकते हो मार्केट ने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है, या बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया। एक टाइम पे हम किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करते थे, फिर ज़्यादातर कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करते थे, फिर 1991 में एक पॉलिसी लेकर आया मैं LPG, उसके बाद एक तरह से फ्लड आ गई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की, जिससे कंज्यूमर को भी फ़ायदा हुआ, है ना, प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा हुआ, वर्कर को भी फ़ायदा हुआ, इंडियन गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ, और इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई थी, और इसलिए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है उनको बहुत प्रेज किया जाता है, क्योंकि उस टाइम वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओके, क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मेन एम ऑफ WTO, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके काम क्या है? पहला काम तो है कि इट मेक रूल रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड एंड चेक दैट द रूल आर फॉलोड। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो पहली बात तो इंटरनेशनल रूल वगैरह बनाता है, और वो ये देखता है कि ट्रेड जो रूल्स है वो ढंग से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मान लो आपको 4-5 नंबर में आ जाए, तो पहले WTO के बारे में बताना। हमेशा अगर कोई क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बड़े मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, तब आपको पता चलता है। मान लो आपको लगता है इसमें तो 3-4 पॉइंट से ज़्यादा बनेंगे नहीं, तो पहले उस क्वेश्चन को, मतलब WTO के बारे में पूछा तो WTO को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, क्योंकि देखो 3 पॉइंट है तो 3 ही लिखोगे ना, आप ज़्यादा थोड़ा ना लिख दोगे, तो इसलिए कम से कम उस क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ पूछी गई है उसको पहले समझा दो कि है क्या WTO। ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि सर 3 ही पॉइंट लिखेंगे तो एग्जाम में मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। अरे थोड़ा एक्सप्लेन भी तो कर दो। आपको मान लो पॉलिटिकल पार्टी का कोई क्वेश्चन आया जिसमें 3 ही पॉइंट बनते हैं, लेट्स अज्यूम 5 नंबर का क्वेश्चन है, पहले पॉलिटिकल पार्टी एक्सप्लेन कर दो, क्या दिक्कत है ना। तो WTO का पहला काम क्लियर हो गया। और दूसरा है WTO से दैट देयर शुड नो बी ट्रेड बैरियर, नो ट्रेड बैरियर। जो WTO है वो हर कंट्री को ये बोलता है भैया ट्रेड बैरियर मत रखो, कम से कम ट्रेड बैरियर रखो, ऐसे तो आप किसी से ट्रेड ही नहीं करोगे, है ना, तो इससे दिक्कतें आएंगी। मान लो इंडिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, और हम बोले कि जी हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, ट्रेड बैरियर लगा देंगे, तो इंडिया से वो चीज़ बाहर नहीं जा पाएगी ना। तो इसलिए WTO कहता है कि सब कंट्रियों को क्या करना चाहिए, ट्रेड बैरियर नहीं लगाने चाहिए, और कम से कम लगाने चाहिए। बट WTO जो है वो अपना काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करता। ठीक है, गैट एक टाइम पे बंद हुआ था क्योंकि वो भी भेदभाव करता था, और WTO भी भेदभाव करता है। हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रियों को कोई रिस्ट्रिक्शन, मतलब बार बार हमारे पे कोई फाइन थोप देता है कि जी आप अपनी पॉलिसी वो खोलो, ठीक है, आप अपने ट्रेड बैरियर हटाओ। बट जब डेवलप कंट्री की बात आती है, अमेरिका की, जापान की, इनकी बात आती है, तो उनको कुछ नहीं बोलता। तो भेदभाव वाली नीति है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हो। बाकी चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं विद नोट्स वो भी आपको मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, रीड कर सकते हो। बस चाहता हूँ मैं कि अच्छे नंबर लाओ यार आप, ठीक है, तगड़े नंबर लाना। अगर आपको लगे 0.001 ये वाले सर का, मेन पॉइंट स्टडी वाले सर का कंट्रीब्यूशन था, तो जैसे पेपर खत्म हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, कमेंट बॉक्स से बता देना, या इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना कि हाँ सर आपकी वजह से 0.0001% आपका पार्टिसिपेशन है, तो उसके लिए धन्यवाद, ये स्क्रीनशॉट है, मेरे इतने मार्क्स आए हैं और कुछ परसेंटेज आपका भी है इसमें, तो मैं बहुत खुश नसीब समझूंगा अपने आप को। ठीक है, बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट चैनल है सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब आप फैमिली का पार्ट बन रहे हो तो पूरी फैमिली का पार्ट बनना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।